नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी अध्याय 4 परमाणु की संरचना का व्याख्यान भाग 7 देखेंगे और आज के अध्याय में जो हम अनुभाग पढ़ने वाले हैं वह हैं 4.6 और 4.6.1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह अस्वीकरण है। आज के सीखने के उद्देश्य तो इस व्याख्यान में भाग लेने के बाद आप निम्नलिखित समझ सकेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि समस्थानिक और संभारिक के बीच के अंतर को। ठीक है, तो इस व्याख्यान में भाग लेने के बाद आप समझ पाएंगे कि समस्थानिक और संभारिकों के बीच में क्या अंतर होते हैं। जो विषय आज हम अपने व्याख्यान में शामिल करने वाले हैं एनसीईआरटी के अनुसार वह है, सबसे पहले है अनुभाग 4.6 जो कि समस्थानिक है, यानी समस्थानिक के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इसी के बाद दूसरा है 4.6.1 जिसमें हम संभारिक के बारे में बात करेंगे। फिर हम कुछ पाठ्यनिहित प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ हम अभ्यास प्रश्न 8 और 16 को भी हल करेंगे। अंत में हम इस पाठ के सारांश के साथ निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समस्थानिक के बारे में समझने के साथ शुरू करते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। तो समस्थानिक जो है वो उसकी परिभाषा क्या है? समस्थानिक जो होते हैं वह एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या यानी कि उनका जो परमाणु संख्या है वह समान होती है, लेकिन उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होती है। ठीक है, इन्हीं को हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक जो है वह एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, यानी तत्व एक ही है लेकिन उसके भिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, जिसके कारण उनके परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, भिन्न होती है। उन्हें ही हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं यानी उनके परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अब देखते हैं कि समस्थानिकों में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होते हैं। समस्थानिकों में जो समान संख्या है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि प्रोटॉन अगर समान है तो इलेक्ट्रॉन भी समान ही होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान पाई जाती है उदासीन परमाणुओं में, है ना। तो समान संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो समस्थानिक हैं उनमें समान रासायनिक गुण भी होते हैं, यानी जो समस्थानिक होते हैं वह समान संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होने के कारण समान रासायनिक गुण साझा करते हैं। और चूंकि रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों, विशेषकर संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। हालांकि उनके भौतिक गुण जैसे कि द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या में बदलाव के कारण अलग हो सकते हैं। भौतिक गुण जैसे कि भौतिक गुणों की बात करें जैसे कि घनत्व, है ना, तत्व का घनत्व, उसका गलनांक, उसका कत्वनांक, ये सब भौतिक गुण हैं। ये भिन्न होते हैं समस्थानिकों में। क्यों? क्योंकि उनके द्रव्यमान भी भिन्न होते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है और इसी के कारण उनकी द्रव्यमान भी अलग अलग होते हैं, जिसके कारण उनके जो भौतिक गुण हैं वह भी भिन्न होते हैं। इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें ये पता चलता है कि परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है या फिर जो प्रोटॉन की संख्या है उससे परमाणु के रासायनिक गुणों का पता चलता है, लेकिन जो परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या है ना, या द्रव्यमान संख्या है, उससे परमाणु के भौतिक गुणों का पता लगाया जा सकता है। अब कुछ समस्थानिकों के उदाहरण के साथ
हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले है हाइड्रोजन, ठीक है। पहला उदाहरण समस्थानिक का है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? सबसे सामान्य जो है, जो आमतौर पर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, वह है प्रोटियम। इसीलिए इसे हम सबसे सामान्य कह रहे हैं। प्रोटियम को हम H, और ऊपर हमने लिख दिया, ये आपका आप कह सकते हैं परमाणु संकेतन है। किसका? हाइड्रोजन का। H हमने लिखा जो कि हमारे हाइड्रोजन तत्व का प्रतीक है। ऊपर हमने लिखा 1, नीचे हमने लिखा 1। ऊपर जो 1 लिखा है वह उसके द्रव्यमान संख्या को दर्शा रहा है, और जो नीचे 1 लिखा है वह उसके परमाणु संख्या को दर्शा रहा है। तो यह क्या है? परमाणु संकेतन है हाइड्रोजन का। इस रूप में हम प्रोटियम को दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो संकेतन है ये प्रोटियम का संकेतन है, जिसमें 1 प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी 0 न्यूट्रॉन होता है। और एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होने के कारण इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वह 1 हो जाती है। 1 और 0 को, 0 को आप जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, है ना। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 1। और जो प्रोटियम है, क्योंकि यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो इसका जो परमाणु संख्या है वह भी 1 ही होगी, है ना। यह एक सरल संरचना प्रोटियम को प्रकृति में हाइड्रोजन का सबसे प्रचुर रूप बनाती है, ठीक है। सबसे समान रूप में हाइड्रोजन का समस्थानिक जो मिलता है प्रकृति में वह है प्रोटियम, और इसका अभी अभी हमने संकेतन भी देख लिया, जिससे हमें ये पता लगा कि इसके पास 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, जिसके कारण द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है? 1। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे। पहला प्रोटियम, दूसरा आ गया है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक रूप है जिसमें नाभिक में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, बराबर मात्रा में। अब 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हुई? 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ देंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2। यानी जो द्रव्यमान संख्या है ड्यूटेरियम की वो हो गई 2। अब हम इसका संकेतन क्या है? ड्यूटेरियम का संकेतन आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन लिखा हमने, H लिखा, ठीक है, और ऊपर लिख दिया इसकी द्रव्यमान संख्या यानी 2, नीचे लिख दिया इसकी परमाणु संख्या यानी 1, ठीक है। H का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर आप D भी लिख सकते हैं ड्यूटेरियम को, ठीक है। D के रूप में भी ये दर्शाया जाता है। सामान्य हाइड्रोजन के विपरीत, जो कि प्रोटियम था, जिसमें केवल 1 प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम अधिक भारी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 न्यूट्रॉन भी आ गया उसके नाभिक में, है ना, जिसकी वजह से इसका द्रव्यमान बढ़ गया। तो ड्यूटेरियम अधिक भारी होता है और नाभिकीय रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है। तीसरा समस्थानिक हाइड्रोजन का है ट्रिटियम, ठीक है, या ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, यानी यह स्थिर नहीं होता है और हमेशा घटता रहता है ना, रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसे आप संकेतन दे सकते हैं H हमारा हाइड्रोजन लिखा, ऊपर लिखा हमने 3, नीचे लिखा हमने 1, इसका मतलब भी जानेंगे। और हम इसे या फिर T, टाइट्रियम T, इसके रूप में भी चिन्हित किया जा सकता है। इसकी जो द्रव्यमान संख्या है आप देख सकते हैं, इसके संकेतन में 3 दिखाई गई है ना। ऊपर की तरफ हम द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, नीचे की तरफ परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या ट्राइटियम की 3 रहेगी, और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में परमाणु संख्या 1 ही रहेगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है जिसका जो परमाणु संख्या होती है वो Z बराबर 1 होती है ना। तो टाइट्रियम की बात करें तो द्रव्यमान संख्या इसकी है 3। 3 कैसे हुई? इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सामान्य हाइड्रोजन के विपरीत ट्राइटियम जो है अस्थायी होता है, जैसे कि मैंने बताया, और रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया से गुजरता है, घटता रहता है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे परमाणु रिएक्टरों में और वैज्ञानिक शोध में, ट्रेसर के रूप में, ठीक है। ट्रेसर के रूप में वैज्ञानिक शोधों में और परमाणु रिएक्टरों में ट्राइटियम का इस्तेमाल उपयोग किया जाता है। ट्राइटियम जो है हमारा वो अस्थायी होता है और रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में क्या हो रहा है, जो परमाणु संख्या है वह समान है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वह 1-1 बढ़ती जा रही है।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटियम के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं था, एक प्रोटॉन था। ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था, जुड़कर बन गए दो। और ट्राइटियम के पास एक प्रोटॉन था लेकिन दो न्यूट्रॉन थे। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? प्रोटियम से ट्राइटियम तक बढ़ रही है, 0 से 2 तक बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिनके परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है। यह चित्र आपको दिया गया है। यह चित्र आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दिखाए गए हैं, जो क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना? तो प्रोटियम में एक प्रोटॉन है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। आप देख सकते हैं चित्र में भी एक लाल रंग का प्रोटियम में प्रोटॉन हमें दिखाया गया है, बिल्कुल ही मध्य में, है ना? जो एटम है हमारा उसके बिल्कुल मध्य में। और चारों ओर एक नीले रंग के जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आप कह सकते हो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों में ही एक प्रोटॉन तो है ना? न्यूट्रॉन बढ़ रहा है लेकिन प्रोटॉन एक है तीनों में, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें है जो घूम रहा है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या समान है इन तीनों की, इसीलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन तीनों में रहेगा, जो आपस में जो चारों ओर नाभिक के चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है। लेकिन आप मध्य में देखें, नाभिक में देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे भिन्न है? तो प्रोटॉन तो एक है प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में, ट्रिटियम में, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या ड्यूटेरियम में 1 हो गई और ट्रिटियम में 2 हो गई। तो और प्रोटियम में कितनी थी? 0, है ना? ये समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने के कारण द्रव्यमान में भी अंतर दिखाते हैं, लेकिन जो इनके रासायनिक व्यवहार है इनमें कोई अंतर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनका जो परमाणु संख्या है वह तो बराबर है ना? इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, इलेक्ट्रॉन तो सब में समान है, लेकिन क्योंकि द्रव्यमान संख्या भिन्न है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भिन्न है, तो भौतिक गुण ये भिन्न दिखाते हैं। ठीक है, ये विज्ञान, ऊर्जा और परमाणु अभिक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये चित्र में आपने समझा हाइड्रोजन के समस्थानिकों की परमाणु संरचनाएं, और इनमें जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का संकेतन है वह भी दिखाए गए हैं, है ना? आप देख सकते हैं ये और ये, है ना? ये तीनों जो अपने संकेतन दिखाए गए हैं, प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का दिखाए गए हैं। ये समस्थानिक एक ही तत्व के रूप होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा हाइड्रोजन के 3 रूप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्यों? क्योंकि उन सभी की परमाणु संख्या समान होती है, जिसका अर्थ है कि उनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। हालांकि उनके द्रव्यमान संख्या अलग-अलग होती है, जिसका अर्थ है कि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप उनके परमाणु द्रव्यमान में अंतर उनके परमाणु में द्रव्यमान में अंतर आता है, लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, अब हम संक्षेप में समस्थानिकों के उदाहरण पर चर्चा करते हैं। तो समस्थानिक अगर मैं याद दिलाऊं तो परिभाषा, तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग-अलग होती है, प्रोटॉन समान रहते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है ना? अभी हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा उदाहरण में, अब हम देख रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जो प्राकृतिक रूप से 2 मुख्य समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। तो इसके 2 समस्थानिक होते हैं। इनमें से एक समस्थानिक का द्रव्यमान 35 परमाणु द्रव्यमान इकाई है। ठीक है, 2 समस्थानिकों में से एक समस्थानिकों का द्रव्यमान हो गया 35। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं और न्यूट्रॉन की संख्या इनमें अलग-अलग होती है, जिसके कारण इनके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनके रासायनिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे समस्थानिक की बात करें क्लोरीन की, तो वह है जिसमें परमाणु द्रव्यमान 37 होता है। ठीक है, 37 परमाणु द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान वाला क्लोरीन का एक अन्य परमाणु होता है, जो कि उसका समस्थानिक है। परमाणु द्रव्यमान इकाई का उपयोग हम परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए करते हैं, जहां 1 U लगभग 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब प्रकृति की बात करें तो उसमें 2 क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं, जिनका अनुपात 3:1 होता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका?
जो क्लोरीन 35 है, अब हम इसे लिखते इस तरीके से है कि क्लोरीन लिखा हमने, उसके सामने लिख दिया हमने 35, ठीक है। 35 उसका द्रव्यमान दिखा रहा है, और क्लोरीन 35 का द्रव्यमान 35 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है, जबकि जो उसका दूसरा समस्थानिक है क्लोरीन 37, इसमें इसका द्रव्यमान 37 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। प्रकृति में क्लोरीन के समस्थानिकों क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का अनुपात लगभग 3:1 होता है, जिसका मतलब यह है कि हर 4 क्लोरीन परमाणुओं में से 3 क्लोरीन 35 और 1 क्लोरीन 37 होता है, ठीक है, जिससे क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, इनका जोड़ 35.5 परमाणु द्रव्यमान इकाई निकलता है। तो जैसा कि मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि क्लोरीन 35 के 3 भाग होते हैं प्रत्येक क्लोरीन 37 के 1 भाग के लिए, और यह अनुपात क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान को समझने में मदद करता है, जो कि लगभग 35.5 परमाणु इकाई द्रव्यमान होता है। अब चलिए औसत परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा का अन्वेषण करते हैं। किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उसके सभी प्राकृतिक रूपों से पाए जाने वाले समस्थानिकों के द्रव्यमानों का भारित औसत होता है। यह औसत प्रत्येक समस्थानिक की अपेक्षाकृत प्रचुरता को ध्यान में रखता है। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यदि किसी तत्व के 2 समस्थानिक हैं, मान लीजिए, जिनमें से एक दूसरे की तुलना में अधिक सामान्य है, तो जो परमाणु का द्रव्यमान आएगा वह अधिक प्रचुर समस्थानिक के द्रव्यमान के करीब होगा। औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना निम्नलिखित सामान्य सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है, जैसे कि किसी भी अगर तत्व का हमें औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उसके सभी समस्थानिकों के द्रव्यमानों को उनकी प्राकृतिक प्रचुरता से गुणा करके जोड़ा जाता है, ठीक है। तो समस्थानिकों का द्रव्यमान, सभी समस्थानिकों का द्रव्यमान को हम गुणा करेंगे उनके समस्थानिकों की प्रचुरता, प्राकृतिक प्रचुरता से, और फिर उन्हें आपस में जोड़ देंगे। यह एक भारित औसत देता है जो प्रकृति में उपस्थित होने वाले तत्व के द्रव्यमान को दर्शाता है। यह है औसत परमाणु द्रव्यमान। तो इस जो सूत्र हमने देखा यहाँ पर, समस्थानिक का द्रव्यमान किसी तत्व के विशिष्ट समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। प्रत्येक तत्व के अलग अलग समस्थानिक होते हैं जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, है ना। जो समस्थानिक हैं वह एक ही तत्व के भिन्न परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसी समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, ये हम सभी को पता है ना। तो समस्थानिक का द्रव्यमान इस सूत्र में दर्शा रहा है कि उस समस्थानिक का द्रव्यमान क्या है, जो कि होगा उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल जोड़। वहीं किसी समस्थानिक की प्राकृतिक प्रचुरता से तात्पर्य उस विशिष्ट समस्थानिक के अनुपात या फिर उसके प्रतिशत से है, जो किसी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व में पाया जाता है। इसे आमतौर पर एक भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि उसी तत्व के अन्य समस्थानिकों की तुलना में वह समस्थानिक कितना सामान्य है, ठीक है। तो समस्थानिक की प्राकृतिक प्रचुरता से हम उस विशिष्ट समस्थानिक के अनुपात या प्रतिशत का पता लगा सकते हैं जो अन्य समस्थानिकों की तुलना में सामान्य है ना। और हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी प्रतिशत से को देख के कि कौन अधिक दूसरों समस्थानिक की तुलना में कौन अधिक सामान्य है ना, कौन काफी कम मात्रा में मौजूद होता है। तो ये सब हम किसी भी समस्थानिक की प्राकृतिक प्रचुरता के प्रतिशत से पता लगा सकते हैं। अब अगर यदि किसी तत्व के कोई समस्थानिक नहीं होते तो क्या हो? जरूरी नहीं है कि हर तत्व का कोई समस्थानिक हो, है ना। तो अगर किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता तो उसका परमाणु द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर हो जाता है।
ठीक है, हमारी जो परिभाषा है वो नहीं बदलेगी कभी भी। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जैसे कि हमने बताया, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और जब कोई समस्थानिक नहीं होता किसी तत्व का, तो उसके न्यूट्रॉन की संख्या एक निश्चित होती है, वह नहीं बदलती। इसका मतलब ये हुआ है ना, अगर किसी परमाणु का समस्थानिक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उस तत्व का जो न्यूट्रॉन संख्या है वह निश्चित है, वह नहीं बदलेगी। इसीलिए परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होगा, जो उस तत्व के एकल परमाणु का द्रव्यमान होता है। अब चले क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना की प्रक्रिया देखते हैं, जिससे हमें औसत परमाणु द्रव्यमान का एक उदाहरण भी समझ में आ जाएगा। क्लोरीन का, जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्लोरीन के दो मुख्य समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, है ना। तो औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना प्रत्येक समस्थानिक के द्रव्यमान को उसकी प्राकृतिक प्रचुरता से गुणा करके और फिर परिणामों को जोड़कर की जाती है। ये अभी अभी हमने पढ़ा। इसका इस्तेमाल हम क्लोरीन के समस्थानिक और आप कह सकते हो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो क्लोरीन जो 35 है, उसमें क्लोरीन यह क्लोरीन का सबसे पहले एक समस्थानिक है, ये हम सभी को पता है ना। और इसका द्रव्यमान कितना है, इसके नाम में लिखा है 35 परमाणु द्रव्यमान इकाई। यह सभी प्राकृतिक रूप से उपस्थित क्लोरीन का लगभग 75% हिस्सा बनाता है, यानी प्रकृति में इसकी प्राकृतिक प्रचुरता 35% है। इसका मतलब प्रत्येक 100 क्लोरीन परमाणुओं में से लगभग 75 क्लोरीन 35 होते हैं। ठीक है, यानी लगभग 75 परमाणु क्लोरीन 35 होता है, जिनका द्रव्यमान 35 है। क्लोरीन 37 की अगर बात करें, जो कि क्लोरीन का दूसरा समस्थानिक है, वह क्लोरीन का एक ऐसा समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान लगभग 37 परमाणु द्रव्यमान इकाई है ना। और यह सभी प्राकृतिक रूप से उपस्थित क्लोरीन का लगभग 25% हिस्सा बनाता है। इसका मतलब प्रत्येक 100 क्लोरीन परमाणुओं में से 25 क्लोरीन 37 होते हैं, जिनका द्रव्यमान 37 होता है। बाकी के शेष 75 क्लोरीन 35 होते हैं। ठीक है, ये दोनों समस्थानिक क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान में योगदान करते हैं। एक तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करने के लिए हम प्रत्येक समस्थानिक के द्रव्यमान को उसके प्राकृतिक संयोजन दशमलव के रूप में से गुणा करके फिर परिणाम को हम जोड़ देते हैं, जिससे हमें औसत परमाणु द्रव्यमान मिल जाता है। उदाहरण के लिए हमने लिया है क्लोरीन, ठीक है। तो यदि किसी तत्व के 35 परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसका 75% प्राकृतिक प्रचुरता है, और 37 परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसका प्राकृतिक प्रचुरता 25% प्रचुरता के समस्थानिक हो, ठीक है। तो यदि किसी तत्व के दो समस्थानिक हो जिसका द्रव्यमान 35 है और 37 है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले समस्थानिक के द्रव्यमान को उसके प्राकृतिक प्रचुरता से गुणा करेंगे और फिर परिणामों को जोड़ेंगे। तो 35 अगर हमारे पास द्रव्यमान है एक समस्थानिक का, और उसकी 75% हमारे पास प्राकृतिक प्रचुरता है, तो हम लिखेंगे 35 गुणा 75% और फिर उसे जोड़ देंगे उसके अगले समस्थानिक के साथ। तो समस्थानिक का सबसे पहले द्रव्यमान 37 गुणा उसका प्राकृतिक प्रचुरता यानी 25%। ठीक है, अब ये जो 35 वाला जो 35 द्रव्यमान का समस्थानिक और 37 द्रव्यमान का समस्थानिक है, इनका जो परिणाम आएगा उसको जोड़ेंगे, जो कि है हमारा 26.25, और दूसरा है हमारा 37 वाला द्रव्यमान वाला समस्थानिक, जिसका परिणाम है 9.25। अब इन दोनों को जोड़ के हमारे पास आता है औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर 35.5 परमाणु इकाई द्रव्यमान। ठीक है, यह प्रकृति में पाए जाने वाले सभी समस्थानिकों के भारित औसत को दर्शाता है। तो क्लोरीन का कितना आ गया औसत परमाणु द्रव्यमान, 35.5 U। अब हम समस्थानिकों के अनुप्रयोगों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं।
किसी तत्व के सभी समस्थानिकों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसीलिए उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भले ही समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर हो, लेकिन उनका रासायनिक व्यवहार लगभग समान ही होगा। इसीलिए वैज्ञानिक रासायनिक अभिक्रियाओं और गुणों की चर्चा करते समय समस्थानिक के मिश्रण को एकल तत्व के रूप में मानते हैं। कुछ समस्थानिकों के विशिष्ट गुण होते हैं जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवान बनाते हैं। उदाहरण के लिए चिकित्सा में छवि प्राप्त करने और उपचार के लिए, ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा के लिए, और पुरातत्व में प्राचीन वस्तुओं की तारीख निर्धारित करने के लिए कुछ समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। समस्थानिकों के कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं, तो इन्हीं उपयोगों के बारे में बात करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण उदाहरण है यूरेनियम। यूरेनियम समस्थानिक जैसे कि यूरेनियम 235 है, ठीक है। यूरेनियम का एक समस्थानिक है यूरेनियम 235 उसका द्रव्यमान दर्शा रहा है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह समस्थानिक परमाणु विखंडन से गुजरते हैं, जिससे बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कोबाल्ट की हम बात करें, कोबाल्ट का जो समस्थानिक है विशेष रूप से कोबाल्ट 60 उसका द्रव्यमान। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में विकिरण चिकित्सा के माध्यम से उपयोग किया जाता है। यह समस्थानिक उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें उत्सर्जित करता है, जो कैंसर युक्त कोशिकाओं को लक्षित करती है और नष्ट करती है, जबकि स्वस्थ ऊतकों को होने वाले नुकसानों को कम करती है। ठीक है, तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग हम कैंसर के उपचार में भी कर सकते हैं और करते हैं। अगली अगर हम उदाहरण की बात करें समस्थानिकों के महत्वपूर्ण उपयोगों के लिए, तो है हमारा आयोडीन समस्थानिक। जैसे आयोडीन 131, यह गोइटर के उपचार के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो एक ऐसी स्थिति है जहां थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। ठीक है, थायराइड अगर है तो बढ़ जाता है। यह उपचार ग्रंथि के आकार को कम करके या फिर हार्मोनल असंतुलन को संबोधित करके थायराइड के कार्य को नियमित करने में मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार कुछ तत्वों के समस्थानिक चिकित्सा, ऊर्जा और उद्योगों में विनिर्माण या सामग्री के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब हम अपने अगले महत्वपूर्ण विषय पर चलते हैं, जो कि है संभारिक। ये विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। समस्थानिक में क्या था, एक ही तत्व के भिन्न परमाणु थे। यहाँ पर संभारिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं, यानी तत्व ही विभिन्न है। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या समान रहती है। ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या है, यानी जो उसका द्रव्यमान संख्या है परमाणु का, वह समान रहती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। प्रोटॉन हमें बताता है कि उस परमाणु की परमाणु संख्या। ठीक है, तो यानी संभारिक वे परमाणु वे उन तत्वों के परमाणु हुए जिनमें द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन परमाणु संख्या, उनके प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है। ऐसे परमाणुओं को हम संभारी कहते हैं। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। दोनों ही नाभिक में पाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर परमाणु का द्रव्यमान बनाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम की जो परमाणु संख्या है वह 20 है। इसका अर्थ है कि इसके नाभिक में 20 प्रोटॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। अब चूंकि परमाणु संख्या 20 है और द्रव्यमान संख्या 40 है, इसीलिए इसमें 20 न्यूट्रॉन हुए। ठीक है, इससे कैल्शियम को एक उदासीन आवेश मिलता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही समान है, बराबर है। तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, और ये था हमारा संभारिक का उदाहरण। ठीक है, कैल्शियम जो है
उनका उसका परमाणु संख्या है 20, द्रव्यमान संख्या है 40। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा आर्गन। आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है जिसकी परमाणु संख्या 18 है। इसका मतलब है कि इसमें 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है ना। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में भी बताती है, अगर उदासीन हमारे पास उदासीन परमाणु है तो। इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, इसीलिए इसमें 22 न्यूट्रॉन हुए। अगर अगर 18 प्रोटॉन है और 40 द्रव्यमान संख्या है तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 22। आर्गन एक स्थायी, रंगहीन और गंधहीन गैस होती है जिसका उपयोग आमतौर पर प्रकाश उत्पादन और एक अक्रिय गैस के रूप में किया जाता है। इसकी पूर्ण बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के कारण यह अन्य तत्वों के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, जिससे यह रासायनिक रूप से अक्रिय बनी रहती है। ठीक है, अब ये जो हमने उदाहरण देखा कैल्शियम आर्गन, अब आपने एक चीज देखी होगी कि इन दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40, यानी समान, लेकिन इनकी परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग, एक की 20, एक की 18। तो संभारिक क्या है? ये दोनों संभारिक हैं। इनकी द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु संख्या अलग अलग है, और ये दोनों विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं। विभिन्न तत्व हैं आप कह सकते हैं, कैल्शियम और आर्गन, है ना। तो कैल्शियम और आर्गन संभारिक होते हैं क्योंकि उनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, जिसका अर्थ कि वह अलग अलग तत्व हैं। संभारिक में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी संख्या समान रहती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है। इसकी के कारण वे रासायनिक रूप से तो अलग होते हैं लेकिन कुछ नाभिकीय गुणों में भौतिक रूप से समान होते हैं। अब हम एक अपने पाठनिहित प्रश्न 1 पर बढ़ते हैं। प्रश्न में H, D और T के प्रत्येक चिन्ह में मौजूद 3 उप परमाणु कणों की सूची बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर H जो है वो हाइड्रोजन है, D ड्यूटेरियम है और T ट्राइटियम। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, तो जो हमारा प्रश्न है इसमें H, D और T के लिए हमें 3 उप परमाणु कणों को सारणीबद्ध करना है। ठीक है, तो H जो है हमारा वो प्रोटियम दर्शा रहा है और D ड्यूटेरियम और T ट्राइटियम। अब हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, सभी में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान रहेंगे क्योंकि ये समस्थानिक है हाइड्रोजन। ठीक, अंतर केवल न्यूट्रॉन में आएगा। तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2। इन समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान और स्थायित्व में अंतर होता है। और जो ट्राइटियम है वो बहुत ही आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेडियोधर्मी होता है, और जबकि बाकी 2 प्रोटियम और ड्यूटेरियम स्थायी होते हैं और आप कह सकते हो स्थिर होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इस सारणी की मदद से हमने समझा कि 3 उप परमाणु कण जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में पाए जाते हैं वह कौन कौन से और उनकी संख्या क्या है। अगला प्रश्न है हमारा पाठ्यनिहित प्रश्न 2। यह किसी एक समस्थानिक और संभारी के इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिखने के लिए बोल रहा है। समस्थानिक हमें पता है, अभी हमने देखा कि एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है, और संभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। हल में हम सबसे पहले समस्थानिकों को देखते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये इसका एक गुण है, अर्थात परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या समान होगी, जिसका अर्थ है कि वे एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। क्योंकि परमाणु संख्या 1 है तो एक ही तत्व के परमाणु हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इन परमाणुओं में अलग अलग होती है, जिसके कारण द्रव्यमान संख्या इनकी भिन्न हो जाती है। इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसीलिए ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। हालांकि उनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने के कारण इनके भौतिक रूप अलग अलग होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अच्छा,
उदाहरण के लिए समस्थानिका है कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों कार्बन के समस्थानिक हैं। इसका अर्थ है उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, जो कि है 6, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है और इसी के परिणाम स्वरूप परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग हो जाते हैं। कार्बन 12 का द्रव्यमान 12 है और कार्बन 14 का द्रव्यमान 14। इन अंतरों के बावजूद उनके रासायनिक गुण लगभग समान रहते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जो यह निर्धारित करती है कि वे अन्य तत्वों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है और जैविक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में उपयोग किया जाता है, जबकि कार्बन 12 स्थायी होता है और सबसे सामान्य समस्थानिक है। दोनों ही कार्बन 12 और कार्बन 14 कार्बन के समस्थानिक हैं, इसीलिए उनके पास समान इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों की परमाणु संख्या इसीलिए 6 होती है, लेकिन द्रव्यमान उनका अलग होता है क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। दोनों समस्थानिक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। अब क्योंकि परमाणु संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान रहेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो इलेक्ट्रॉन की विन्यास हम लिख सकते हैं 2,4। ठीक है, पहले कोश में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, यह भर गई। अब दूसरे कोश में हम 8 तक भर सकते हैं, तो हमें 8 की जरूरत नहीं है। हम 2 के साथ 6 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 2 के बाद हमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को भरने की जरूरत है, तो बाहरी कोश में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई कार्बन के दोनों समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देख सकते हैं पहली जो कोश है वह के है, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसी प्रकार जो दूसरा कोश है यानी एल कोश, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे बाहरी जो कोश है कार्बन परमाणु का यानी एल कोश, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के हैं वो कितने हैं? 4। अब दोनों समस्थानिकों में अंतर क्या है? दोनों के बीच अंतर यह है कि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसका मतलब यह है समस्थानिकों के बीच अंतर उनकी द्रव्यमान संख्या में होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है ना। हालांकि प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसीलिए समान होता है। इसका मतलब है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण भी समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या होने के कारण उनके भौतिक गुण अलग अलग। अब संभारिक पर बढ़ते हैं। संभारिक विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ यानी द्रव्यमान संख्या तो समान रहेगी, लेकिन केवल प्रोटॉन की संख्या जो कि परमाणु संख्या है वह भिन्न होती है। 2 संभारिक का उदाहरण लेते हैं, आर्गन 40 और कैल्शियम 40। दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, 40 और 40। आर्गन के पास कुल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में व्यवस्थित होते हैं। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8। इसका अर्थ आर्गन के पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। इसकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि पूर्ण है। एक कोश 8 अधिकतम भर सकती है ना अपने अंदर इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहरी कोश में 8 है जो कि पूर्ण है। और यही बात आर्गन को एक नोबल गैस बनाता है, जिसके रासायनिक गुण स्थायी होते हैं। पहला कोश, जिसे के कोश के रूप में चिन्हित किया गया है, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और यहाँ पर हम कैसे बता रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं? यह सूत्र 2 गुणा n का घात 2 पर आधारित है, यानी 2n वर्ग पर आधारित है, जहां जो n है वह कोश की संख्या को दर्शा रहा है। पहला कोश के लिए हम n की संख्या को 1 रखेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी? 2 गुणा 1 घात 2 यानी 2, है ना। तो इसीलिए पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरी कोश यानी एल कोश है, उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। समान सूत्र का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं कि एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यह कोश तीसरे कोश पर जाने से पहले भर दी जाती है। अब तीसरे कोश की बात करें, क्योंकि 2 और 8 के बाद कितना हो गया हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 और भरने।
तो तीसरे कोश में हम जिसे m के रूप से चिन्हित किया गया है, परमाणुओं की अधिकतम संख्या 8 इलेक्ट्रॉन को रख देंगे और यह इलेक्ट्रॉन विन्यास नियमों पर आधारित है, जहां प्रत्येक कोश की एक विशिष्ट क्षमता होती है। सबसे बाहरी m कोश ऑक्टेट के साथ पूर्ण हो रहा है आर्गन के लिए। कैल्शियम जो है उसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके नाभिक में 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8,2, यानी इसकी पहली ऊर्जा स्तर में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। यह विन्यास दिखाता है कि कैल्शियम के सबसे बाहरी कोश में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, जिससे यह अभिक्रियाशील हो जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों को खोकर +2 आयन बनाने की संभावना रखता है। पहला ऊर्जा स्तर जो कि K कोश है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। दूसरे कोश यानी L कोश में हम 8 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले आंतरिक कोश को भरते हैं और फिर बाहरी कोश में जाते हैं। तो तीसरा जो कोश है यानी M कोश, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियमों पर आधारित है, जहां प्रत्येक कोश की एक विशिष्ट क्षमता होती है और इन दो तत्वों की जो द्रव्यमान संख्या है वह समान होती है, यानी 40। ठीक है, इसका अर्थ है कि उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या बराबर होती है। हालांकि उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, जिसका अर्थ है कि उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है। ठीक है, और क्योंकि एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसीलिए उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास संभारिक और समस्थानिकों के एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि हमने कहा। ठीक है, तो अभी हमने देखा आर्गन के लिए संभारिक में, और अभी हमने देखा कैल्शियम के लिए। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2,8,8,2, है ना। K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर N में जो सबसे बाहरी कोश होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम अभ्यास प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न आपसे परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक को उदाहरण सहित समझाने के लिए कह रहा है, और यह समस्थानिकों के 2 उपयोगों के लिए भी पूछ रहा है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न के पहले भाग से शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि परमाणु संख्या की अवधारणा। ठीक है, परमाणु संख्या जिसे हम Z से भी दिखाते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। यह तत्व को परिभाषित करती है और आवर्त सारणी में उसकी स्थिति निर्धारित करती है। किसी तत्व की पहचान उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। प्रत्येक तत्व में प्रोटॉन की एक अद्वितीय संख्या होती है, जिसे परमाणु संख्या कहा जाता है, जो आवर्त सारणी में उसकी स्थिति को परिभाषित करता है। किसी भी तत्व जैसे कि कार्बन की परमाणु संख्या बताती है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। अब कार्बन के लिए परमाणु संख्या 6 है, इसलिए इसमें 6 प्रोटॉन है। यह संख्या तत्व को परिभाषित करती है और आवर्त सारणी में उसकी स्थिति निर्धारित करती है। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं और किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब अगला जो भाग है वह है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम A से भी दर्शाते हैं। यह किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को दर्शाया जाता है, मतलब कि उसकी कुल संख्या कितनी है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की पहचान में मदद करता है। हालांकि प्रोटॉन की संख्या तत्व को परिभाषित करती है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संयुक्त गणना देती है, जो परमाणु के द्रव्यमान को प्रभावित करती है। यह संख्या रासायनिक संकेतन में तत्व के प्रतीक के बाईं ओर और एक उप प्रलिखित के रूप में दर्शाई जाती है, उसके संकेतन में, है ना। अब कार्बन 12 का उदाहरण देखते हैं। यह कार्बन का एक समस्थानिक है और इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है, जो इसे कार्बन बनाता है। ठीक है, इसमें 6 न्यूट्रॉन भी हैं प्रोटॉन के साथ साथ।
जिससे इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। और द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। ठीक है, यानी कार्बन 12 में कितने द्रव्यमान संख्या हुई, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को जोड़ा तो कितना आया, 12, यानी द्रव्यमान कितने हुआ, 12। अब हम अगला भाग देखते हैं। तो अभी अभी हमने देखा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, है ना। अब बात करते हैं समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी उनका परमाणु संख्या समान रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग हो जाती है। इसका मतलब उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण और स्थायित्व में अंतर आ जाता है। समस्थानिकों के उदाहरण की बात करें तो वह है कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 14 कार्बन के समस्थानिक रूप होते हैं। दोनों में 6 प्रोटॉन होते हैं जो कार्बन के रूप में परिभाषित होते हैं, लेकिन जो 6 और 8 आप कह सकते हो, 6 मतलब प्रोटॉन है उसमें, ठीक है, और 8 न्यूट्रॉन है। कार्बन 14 के कार्बन 12 से भारी होते हैं, ठीक है। कार्बन 14 जो है वो कार्बन 12 से भारी होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है ना। कार्बन 14 यानी 14 उसका द्रव्यमान है और कार्बन 12 में 12 द्रव्यमान है। तो कार्बन 12 क्या हो गया, कार्बन 14 कार्बन 12 से अधिक भारी होता है। समस्थानिकों के अंदर जो रासायनिक गुण हैं वह समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण और स्थायित्व में अंतर होता है। अगला जो हमारा भाग है वह है संभारिक। संभारिक विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है, जबकि परमाणु संख्या केवल प्रोटॉन की संख्या होती है। अब चूंकि जो संभारिक हैं उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, इसलिए उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। उदाहरण क्या है संभारिक का, उदाहरण है आर्गन 40 और कैल्शियम 40। दोनों ही संभारिक हैं, दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है। इसका अर्थ है कि उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या है मिलाकर वह 40 है। हालांकि आर्गन में 18 प्रोटॉन होते हैं और 22 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि कैल्शियम में 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्याओं में भेद है, इससे वे अलग अलग तत्व हैं, लेकिन समान कुल द्रव्यमान के साथ, यानी 40 उनका जो द्रव्यमान है आर्गन और कैल्शियम का वह 40 है। परमाणु संख्या भिन्न है क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या है वह दोनों में ही भिन्न है ना। अब अगली चीज जो हम समझने वाले हैं वह है समस्थानिकों और संभारिकों का उपयोग। सबसे पहले समस्थानिकों के उपयोग, दो उपयोगों की बात करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग रोगों के निदान और उपचार दोनों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में करके कैंसर वाले कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह विकिरण उत्सर्जित करता है जो दुष्ट कोशिकाओं को लक्षित करता है और मारता है, जबकि जो स्वस्थ ऊतक हैं उनको होने वाले नुकसान को कम करता है। ऐसे ही जो अगला उपयोग है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग कार्बनिक सामग्री जैसे कि जीवाश्म और पुरातात्विक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह रेडियोधर्मिक समस्थानिक कार्बन 14 पर निर्भर करती है जो प्राकृतिक रूप से वातावरण में मौजूद होता है और जीवित जीवों द्वारा अवशोषित हो जाता है। जब कोई जीव मर जाता है तो वह कार्बन 14 को अवशोषित करना बंद कर देता है और समस्थानिक एक ज्ञात दर से क्षय होने लगता है। अब उस नमूने में मौजूद कार्बन 14 की शेष मात्रा को मापकर वैज्ञानिक यह अनुमान लगा सकते हैं कि जीव कितने समय पहले मर गया था, और यह विधि लगभग 50,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं की तारीख लगाने के लिए एक प्रभावी जरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास प्रश्न 16।
एक तत्व के समस्थानिकों की विशेषताओं की पहचान के बारे में हमसे पूछा है और हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। समान भौतिक गुण, अलग-अलग रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग-अलग संख्याएं या फिर भिन्न परमाणु संख्या। तो हमें बताना है कि एक तत्व के समस्थानिकों में इनमें से क्या चीज होती है। हल की बात करें तो अगर समस्थानिक की परिभाषा को जाने तो वह एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है ना। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसका मतलब परमाणु संख्या समान रहेगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। विशेषताएं क्या है? समस्थानिक की विशेषताएं के बारे में बात करें तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है जबकि प्रोटॉन की संख्या अभी हमने देखा समान रहती है ना। और न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है जिसके कारण उस तत्व के विभिन्न समस्थानिक बनते हैं। परमाणु संख्या एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। यह तत्व को परिभाषित करती है जिसका मतलब है कि प्रत्येक तत्व की एक अद्वितीय परमाणु संख्या होती है ना। जो समस्थानिक है उनमें जो परमाणु संख्या होती है वह समान होती है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण भी समान होते हैं क्योंकि उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। और जो रासायनिक गुण हैं वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होते हैं। प्रोटॉन तत्व के पहचान को परिभाषित करते हैं और इलेक्ट्रॉन खासकर बाहरी ऊर्जा स्तर में मौजूद इलेक्ट्रॉन तत्वों के दूसरों के साथ कैसे अंतरक्रिया करते हैं और प्रभावित करते हैं। ठीक है, यह बताते हैं। समान संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाले तत्व समान रासायनिक व्यवहार जैसे कि अभिक्रियाशीलता और बंधन पैटर्न प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। समस्थानिकों की भौतिक गुणों की बात करें तो वह अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। मुख्य रूप से उनके परमाणु द्रव्यमान में अंतर के कारण ही उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। या और जैसे कि घनत्व, गलनांक जैसे कई गुण समान होते हैं लेकिन जो छोटे अंतर आते हैं वह आ जाते हैं क्योंकि भारी परमाणुओं के पास अधिक द्रव्यमान होता है और वे अन्य परमाणुओं के साथ अलग तरह से परस्पर क्रिया कर सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ वह कौन सा हुआ? विकल्प ग, यानी न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या पाई जाती है। अंत में एक सारांश के साथ हम निष्कर्ष निकालते हैं। हमने समस्थानिकों के बारे में बात की कि समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें उनकी परमाणु संख्या समान रहती है, प्रोटॉन की संख्या समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो समस्थानिकों का जो द्रव्यमान है वह संख्या अलग अलग होती है क्योंकि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब आप जोड़ेंगे तो भिन्न आएगा, इसीलिए परमाणु संख्या समान होगी और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होगी। अब क्योंकि उनके पास प्रोटॉन समान है इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। इसीलिए जो समस्थानिक हैं उनकी रासायनिक व्यवहार भी लगभग समान ही वह प्रदर्शित करते हैं। अब समस्थानिकों के कुछ मुख्य उदाहरण हमने देखे जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक H है ना। उसमें 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तीनों के संकेतन को हमने दिखाया है। पहला प्रोटियम जिसमें 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन है जिसके कारण उसका द्रव्यमान 1 है और परमाणु संख्या तीनों में 1 ही रहेगी। ठीक है। दूसरा है ड्यूटेरियम जिसमें न्यूट्रॉन 1 है और प्रोटॉन भी 1 है जिससे द्रव्यमान संख्या 2 हो गई। और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन 1 है जिससे द्रव्यमान संख्या 3 हो गई। तो ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगला उदाहरण ले लीजिए आप, क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो समस्थानिक भिन्नता प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। दोनों में जो परमाणु संख्या है वह 17 है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है एक में 35 है और एक में 37 है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वह उनमें अंतर है और उनमें अंतर होने के कारण इनकी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होती है।
फिर हमने संभारिक के बारे में बात की है। संभारिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।